जय हिंद दोस्तों, रक्षा करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा डीएडीआर के बारे में। जैसा आपको पता है, भारत सरकार ने डीएडीआर में 2% की बढ़ोतरी करी। पहले आपका डीएडीआर 53% चल रहा था और अब हो गया 55% 1/1/2025 से। पेंशन पे तो इसका असर हुआ है। पेंशन तो आपकी बढ़ गई, टोटल पेंशन, क्योंकि बेसिक पेंशन में डीए जुड़ गया, डीआर जुड़ गया 55%, 53% से बढ़कर। लेकिन दोस्तों जो अदर रिटायरमेंट बेनिफिट हैं वो भी आपके बढ़ गए, उसका भी एरियर मिलेगा कुछ पेंशनर्स को। कौन कौन से अदर बेनिफिट हैं इसके बारे में मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, आरबीआई ने दिए सख्त निर्देश सभी बैंक को, सीपीपीसी को। जी हां दोस्तों, जितनी भी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी हैं जैसे बैंक, सीपीपीसी, उनको आदेश दिए हैं आरबीआई ने। उन्होंने कहा है कि जो डीएडीआर बढ़ाया गया है उसका जल्दी से जल्दी भुगतान किया जाए पेंशनर को। जी हां दोस्तों, एक रूल मैं आपको समझाऊंगा आरबीआई का, जो बैंक पर, सीपीपीसी पर या फिर पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी पर लागू होता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, डीए 50% बेसिक पे मर्ज होगा तो नहीं बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर। जी हां दोस्तों, कुछ खबरें आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि भारत सरकार डीए 50% को मर्ज करेगी, और जब मर्ज करेगी तो फिर आपका फिटमेंट फैक्टर नहीं बढ़ेगा 8 सीपीसी का। तो दोस्तों क्या ऐसा होने वाला है? क्या भारत सरकार ऐसा करेगी? इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, फौजी हूं, हार नहीं मानूंगा, कारगिल जंग लड़ी। जी हां दोस्तों, एक कहानी है एक जवान की, एक फौजी की, जिन्होंने कारगिल की लड़ाई लड़ी। जी हां दोस्तों, कैजुअल्टी भी हुई, लेकिन अभी भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हां दोस्तों, अधिकारियों के खिलाफ या फिर भारत सरकार के खिलाफ। तो दोस्तों एक छोटी सी कहानी है जो अभी भी चल रही है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहली जानकारी है, डीआर 55% का फायदा पेंशन के साथ साथ ग्रेजुएटी प्लस लीव इनकैशमेंट पर भी मिलेगा। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है, जो आप पेंशनर्स हैं, आपकी पेंशन में डीआर 55% अब आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों जो पेंशनर्स 1/1/2025 के बाद आए, 1/1/2025 के बाद, उनको पहले डीआर कितना मिल रहा था पेंशन पर, ग्रेजुएटी पर, लिव इनकैशमेंट पे, वो मिल रहा था 53%। सभी को 53% मिल रहा था। ऑर्डर तो अब आया। अब दोस्तों जो पेंशनर 1/1/2025 के बाद आए हैं उनको एरियर मिलेगा पेंशन का, यानी 2% का। फिर दोस्तों जो ग्रेजुएटी है उस पर भी उनको फायदा मिलेगा। डिफरेंस ग्रेजुएटी का एरियर दिया जाएगा उन पेंशनर को जो 1/1/2025 के बाद आए हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी जिनकी ग्रेजुएटी लिव इनकैशमेंट 53% के हिसाब से कैलकुलेट हुई पहले। तो दोस्तों अब भारत सरकार ने 55% कर दिया है, तो 53% और 55%, यानी 2% की बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा ग्रेजुएटी और लिव इनकैशमेंट पे। इसका एरियर दिया जाएगा पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों पेंशन के साथ साथ ग्रेजुएटी और लिव इनकैशमेंट का भी एरियर मिलेगा, डीएडीआर का। चलते अगली जानकारी की तरफ, आरबीआई ने दिए सख्त निर्देश सभी बैंक, सीपीपीसी को। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई ने पहले गाइडलाइन जारी करी थी और दोस्तों वो गाइडलाइन चालू हो गई है, रूल्स लागू हो गए हैं पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी पे। दोस्तों आरबीआई ने कहा था कि जितनी भी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है जो पेंशन देती है पेंशनर को, जैसे कि बैंक, सीपीपीसी, उनको आदेश दिया था कि जैसे ही भारत सरकार डीएडीआर का ऑर्डर निकाल देगी तो उसका भुगतान तुरंत पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी पेंशनर को करेगी। यानी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी अब इंतजार नहीं करेगी ऑर्डर का कि आरबीआई ऑर्डर भेजेगा तब हम भुगतान करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे ही भारत सरकार ने अपनी वेबसाइट पे डीएडीआर का ऑर्डर जारी कर दिया तो वैसी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी, चाहे वो बैंक हो, सीपीपीसी हो, डायरेक्ट वो भारत सरकार की वेबसाइट पे जाएगी, ऑर्डर डाउनलोड करेगी और उस ऑर्डर के भुगतान का पालन करेगी, पेंशनर्स को भुगतान करेगी डीएडीआर के एरियर की। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अब देरी नहीं होगी, पेंशनर्स को जल्द से जल्द डीएडीआर का भुगतान होगा, एरियर का, जो भारत सरकार ने 53% से बढ़ाकर 55% डीएडीआर करा। पहले दोस्तों क्या होता था, बहुत टाइम लग जाता था
पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी वेट करती थी, इंतजार करती थी कि आरबीआई पहले ऑर्डर भेजेगा उनके पास, तब जाके वो भुगतान करेगी पेंशनर को। इससे काफी देरी हो जाती थी। लेकिन दोस्तों अब आरबीआई ने एक रूल निकाला है जिसमें पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी डायरेक्ट सरकारी वेबसाइट पे जाकर ऑर्डर डाउनलोड करेगी, उस ऑर्डर को पढ़ेगी और तुरंत उसका पालन करेगी, यानी उस ऑर्डर का भुगतान करेगी पेंशनर को। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी खबर है पेंशनर के लिए, फैमिली पेंशनर के लिए। चलते अगली जानकारी की तरफ। डीए 50% बेसिक पे मर्ज होगा तो नहीं बढ़ेगा फिटमेंट फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पे कुछ खबरें आ रही है जिससे बताया जा रहा है कि भारत सरकार डीए 50% को मर्ज कर देगी और जैसे ही मर्ज करेगी तो 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर आपका नहीं बढ़ेगा। दोस्तों जितनी भी ऐसी खबरें आती है ये सब गलत सलत रहती है, गलत खबरें होती है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। फिटमेंट फैक्टर डीए रेट के आधार पर तय होता है। जी हाँ दोस्तों, यानी अगर आपका डीए डीआर मर्ज भी होता है तो फायदा तो आपको मिलेगा ही बेसिक पेंशन पे, लेकिन उसका असर 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर पे नहीं पड़ेगा। यानी जितना डिफरेंस होगा उसका फायदा तो आपको मिलेगा ही ना जब 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर लागू होगा। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे दोस्तों 7 सीपीसी में भी डीए डीआर को मर्ज करा गया। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप पता है 7 सीपीसी से पहले यानी 31/12/2015 तक या फिर 1/1/16 तक आपका डीए डीआर चल रहा था 125%, 1/1/16 को। तो दोस्तों जो उस टाइम 125% चल रहा था उसको बेसिक पे मर्ज करा गया। जी हाँ दोस्तों, यानी बेसिक थी दोस्तों 100, बेसिक थी 100 और पहले आपका डीए था 125%, तो 125% प्लस 100 कितना हुआ 225। फिर इसको डिवाइड करा गया 100 से, तो दोस्तों ये आया 2.25 फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए। बेसिक पे आपका मर्ज हुआ डीए डीआर, लेकिन फिटमेंट फैक्टर भी उसी हिसाब से आपका बढ़ाया गया। भले ही भारत सरकार ने 14.2% की बढ़ोतरी करी थी 7 सीपीसी में पे और पेंशन पे, जैसे दोस्तों 2.25 आ गया और उसके बाद भारत सरकार ने कितनी बढ़ोतरी करी थी, लगभग 14% के आसपास। तो दोस्तों उसका हमने फैक्टर निकाला 0.32। तो दोस्तों 2.25 प्लस 0.32 ये बना आपका फिटमेंट फैक्टर 2.57। जी हाँ दोस्तों, यानी 7 सीपीसी में हमें 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिला डीए डीआर को मर्ज करने के बाद भी। तो दोस्तों आपका फिटमेंट फैक्टर कम का हुआ? कम तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। 7 सीपीसी में भी आपका डीए मर्ज करा था बेसिक में और दोस्तों फिर आपका डीए डीआर 1/1/16 से 0% से स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिटमेंट फैक्टर आपको 2.00 से ऊपर मिला था क्योंकि डीए डीआर हमारा चल रहा था 125%। तो दोस्तों जितने भी ऐसी खबरें आती हैं ये विश्वसनीय नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसे दोस्तों 8वें वेतन आयोग का क्या फिटमेंट फैक्टर होगा? जैसा आपको बताया अभी आपका डीएडीआर 55% चल रहा है। अगर हम जनवरी 2026 तक देखें तो ज्यादा से ज्यादा 62%, 61% या फिर 60% इसी के आसपास होगा। मैंने यहाँ पे माना है 60% जनवरी 2026 से, सिर्फ समझाने के लिए अप्रॉक्स लिया है मैंने 60%, 1-2% थोड़ा और भी बढ़ सकता है। 60% मैंने यहाँ पे लिया है। तो दोस्तों अब आपका फिटमेंट फैक्टर कैसे बनेगा? डीए मैंने लिया है 60%, तो दोस्तों इस डीए को मैं बेसिक में ऐड कर दूंगा, यानी बेसिक है 100, तो 100 प्लस 60 कितना हो गया 160 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ गया यहाँ पे 1.60। तो 1.60 और गवर्नमेंट कितनी बढ़ोतरी करेगी उसका परसेंटेज, उसकी वैल्यू मैंने निकाल ली 0.32, तो 1.60 प्लस 0.32 ये आ गया 1.92। तो दोस्तों 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर यहां पर भी 2.00 से नीचे बन रहा है, 1.92 के आसपास आपका फिटमेंट फैक्टर बन रहा है और हम उम्मीद करते हैं भारत सरकार से कि 2.00 से ऊपर बढ़ा है। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा फिटमेंट फैक्टर भारत सरकार दे, क्योंकि दोस्तों आंकड़ों के हिसाब से डीएडीआर को देखते हुए आपका फिटमेंट फैक्टर ज्यादा नहीं जा रहा। ये एक सोचने वाली बात है। तो दोस्तों देखते हैं कि भारत सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर देती है। तो दोस्तों ऐसी जितनी भी खबरें आती हैं जिसमें बताया जाता है कि डीए 50% को मर्ज कर दिया जाएगा और फिर आपका 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर नहीं बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जी हाँ दोस्तों, जब भारत सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करेगी उसी टाइम आपका डीएडीआर को बेसिक में जोड़ेगी फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए। उससे पहले भारत सरकार फिलहाल कुछ नहीं करेगी, जहां तक मुझे लगता है। बाकी आपके अपना विचार क्या है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलते अगली जानकारी की तरफ। फौजी हूं हार नहीं मानूंगा। जी हाँ दोस्तों, एक फौजी है, एक जवान है जिनका रैंक है सिपाही। इन्होंने कारगिल जंग लड़ी। जी हाँ दोस्तों, कारगिल युद्ध लड़ा इन्होंने
10 की जान बचाई। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने 10 की जान बचाई और जो युद्ध हुआ ये बहुत ही घमासान युद्ध हुआ। काफी पूर्व जवान इसमें हताहत हुए। जी हाँ दोस्तों, काफी जवानों को कैजुअलिटी हुई। अब अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूं, पूर्व फौजी हरजिंदर। जी हाँ दोस्तों, ये खबर अमर उजाला में आई है। कारगिल युद्ध लड़ते समय इनकी बहुत तगड़े तरीके से कैजुअलिटी हुई। जी हाँ दोस्तों, बहुत सी परेशानी इनको झेलनी पड़ी, लेकिन फिर भी अभी भी ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे, ये मैं आपको आगे समझाता हूं। कारगिल युद्ध में बम विस्फोट में घायल हो गए। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है कि कारगिल युद्ध कैसा हुआ था, कितने जवान उसमें हताहत हुए थे। यह सबसे मुश्किल लड़ाई थी। तो दोस्तों, कारगिल युद्ध में बम विस्फोट में ये घायल हो गए थे। उसके बाद 2003 में मेडिकल बोर्ड आउट करके रिटायरमेंट दे दिया गया। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने आगे कंटिन्यू सर्विस नहीं करी। मेडिकल बोर्ड आउट में ये बाहर हो गए, यानी इनवैलिड घोषित हो गए कि ये आगे सर्विस नहीं कर सकते। इनको रिटायरमेंट दे दिया गया। फिर दोस्तों, उसके बाद जंग के दौरान रीढ़ की हड्डी की 5 कोशिकाएं टूट गई। जी हाँ दोस्तों, जब इन्होंने जंग लड़ी तो उसमें ये बहुत तगड़े तरीके से हताहत हुए। तो दोस्तों, इनकी रीढ़ की हड्डी की 5 कोशिकाएं टूट गई, 5 कोशिकाएं। फिर दोस्तों, हाथ में चोट, पैर में चोट और अन्य जगहों पर कई जगह चोट आई। काफी दिक्कत इन्हें हुई। फिर दोस्तों, कारगिल युद्ध में हुई कैजुअलिटी का बेनिफिट दिए बिना सेवानिवृत्ति कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, यानी जो कैजुअलिटी बेनिफिट है वो इनको नहीं दिया गया। कैजुअलिटी बेनिफिट दिए बिना इनको कार्य मुक्त कर दिया गया, सेवानिवृत्ति दे दी गई, केवल पेंशन इनको मिल रही है। अब दोस्तों, इन्होंने इसके खिलाफ जाकर एएफटी में केस दायर किया। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों एएफटी से भी निर्णय आया और साथ ही साथ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से भी निर्णय आया कि इनको कैजुअलिटी का फायदा दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, जो पूरी कैजुअलिटी इनके साथ हुई है उसका पूरा बेनिफिट दिया जाए, ऐसा आदेश दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को या फिर पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को। ऑर्डर आने के बाद भी भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इनको इनका हक नहीं दिया और दोस्तों भारत सरकार इसके खिलाफ चली गई सुप्रीम कोर्ट में। अब उसकी सुनवाई है दोस्तों 15 मई को इसकी सुनवाई है। और भारत सरकार क्या दलील रख रही है? भारत सरकार कह रही है कि पार्ट 2 ऑर्डर इनका नहीं हुआ। पार्ट 2 ऑर्डर जो कैजुअलिटी का है वो नहीं हुआ, वो नहीं पहुंचा पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी के पास या फिर जहां से इनका पेमेंट होना था। तो दोस्तों, भारत सरकार ये लिख के दे रही है सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों, बाकी जो इनके वकील हैं वो कह रहे हैं कि जब जवान हताहत हो गया, जब वो कैजुअलिटी पीरियड में था, तो दोस्तों वो तो हॉस्पिटल में भर्ती था, वो सारी कार्रवाई कैसे कर सकता था? और ये काम बल्कि अधिकारियों को था। अधिकारियों का काम था कि वो पार्ट 2 ऑर्डर वगैरह सब कुछ, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ दे और कैजुअलिटी का जो भी पेमेंट है वो जवान को करवाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों, सरासर यहाँ पे अधिकारियों को दोषी माना गया है और साथ ही साथ जो भारत सरकार है जिन्होंने पेमेंट नहीं किया उनको दोष ठहराया गया है कि कैजुअलिटी होने के बावजूद भी पूरा पेमेंट नहीं मिला, जवान को परेशान किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये केस अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा रहा है। भारत सरकार ने डायरेक्ट अपील डाल दी एएफटी के जजमेंट के खिलाफ। तो दोस्तों, ये अन्याय सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं, ऐसे कितने जवान हैं, ऐसे कितने फौजी हैं जिनके साथ ये घटनाएं हो रही है, यानी जो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए वो उनको नहीं दिया जा रहा। तो दोस्तों, एक फौजी की बहुत ही कड़ी परीक्षा होती है देश के प्रति। वो पूरी मेहनत करता है, युद्ध लड़ता है, हताहत होता है, तब भी उनको उसका बेनिफिट नहीं मिलता। उनको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, परेशानी झेलनी पड़ती है, तब भी उनको बेनिफिट नहीं मिलता। तो दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करता हूं भारत सरकार से कि जो भी ये चीजें हो रही है इनको रोका जाए, इनको रोका जाए और बिल्कुल सही तरीके से जवानों को उनका हक दिया जाए, चाहे वो इनवैलिड केस हो, चाहे वो कैजुअलिटी का केस हो या फिर कोई दूसरा केस हो। जवानों को, फौजियों को परेशान ना किया जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं भारत सरकार से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। तो दोस्तों, बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। बाकी आप क्या समझते हैं जो इन पूर्व फौजी के साथ हुआ? आप अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में रखेगा। वीडियो में ये खत्म करता हूं। चैनल आपको पसंद आता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलेगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को आप शेयर करना मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।